जी, कुछ कंट्रीज आपके कुछ कोर्सेज जो कि 6 महीने से ज़्यादा के कोर्सेज होते हैं उसमें आपकी स्पाउसेज या वुड बी स्पाउसेज भी अलाउ करते हैं। यूके इज़ अ गुड एग्जांपल। आपकी मतलब स्पाउस विच इज़ लाइक मैरिड टू यू ऑलरेडी, लीगली मैरिड, और इवन समबडी हु इज़ इन अ रिलेशनशिप नॉट येट मैरिड, अ फियांसे मे बी और जस्ट अ friend, a boyfriend or a girlfriend, even can join you on your study visa. Hello and welcome to the second episode of Visa Udan, where we are going to discuss about basic visas. Last episode we had a full blown up discussion about immigrations, governmental aspects of immigrations, which country is more easy to go and all of that. But इस वाले podcast में we are going to have a detailed discussion about the basics of visas, what types of visas we are going to refer, and which country we can go if we are looking for study, we are looking for employment, or if you're looking to settle down. And to discuss all of these matters, we have an expert with us, the owner of one of the most trusted visa consultancy, Value Adds Visas, Mr. Zahoor Ahmed Sofi. Welcome back, sir, to the show. Thank you once again. अब आपका बैकग्राउंड तो हमें पता ही है कि आप वीज़ाज़ में क्यों आए, कैसे आए। यहाँ की इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। किस टाइप के वीज़ाज़ होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जितना मैंने अपने आसपास में सुना है, मुझे तो दो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, एक स्टडी अब्रॉड वीज़ा, दूसरा स्पाउस वीज़ाज़। तो आप थोड़ा एनलाइटन करें हमें। Given your background, yes, that is more than enough that you should know. बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने डिफरेंट किस्म के वीज़ास क्लासीफाई करती हैं। USA से लेकर B, C, D होते हुए F तक जाते हैं, इवन और भी क्लासेस हैं। शेनिगन अपनी क्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वीज़ास में करता है, विच इज़ C कैटेगरी एंड D कैटेगरी लॉन्ग टर्म। तो बहुत सारे देशों के अलग अलग अपने नुआंसेस हैं, बट जनरली अगर हम दुनिया भर के वीज़ाज़ की वो देखें, हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ जहाँ पे आप कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म के लिए जा रहे हों 5-10 दिन के लिए, या बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हों, किसी फैमिली मेम्बर को विजिट करने जा रहे हों, तो शॉर्ट टर्म वीज़ा है। और दूसरा लॉन्ग टर्म वीज़ा है, जिसमें आप कोई भी ऐसा पढ़ाई का कोर्स जो 90 दिनों से ज़्यादा हो जाता है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। या आप किसी जगह एम्प्लॉई बन के जा रहे हैं तो वर्क परमिट आ जाता है आपका। और जब आप ये दो कैटेगरी करते हैं तो आपके डिपेंडेंस आपके अलाउड हैं नहीं हैं, तो आपके डिपेंडेंस वीज़ा पे जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में एक वीज़ा होता है। आप अगर गई हैं तो आपके हस्बैंड जाएंगे, अगर कोई बंदा गया है तो उनकी वाइफ जाएंगी, या उनके बच्चे जा सकते हैं, या इवन फियांसेज हैं उनके साथ जा सकती हैं। तो जेनरिक कैटेगराइजेशन होती है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा या लॉन्ग टर्म वीज़ा। ओके, सो अब अगर कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रहा है, सपोज मैं लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रही हूँ एंड मैंने अपना कोर्स वहाँ पे, आई एम एट द मिड पॉइंट ऑफ माई कोर्स, 2 साल का था, 1 साल कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ माई स्पाउस वांट्स टू कम एंड स्टे विद मी, तो उनका शॉर्ट वीज़ा लगता है या उनका लॉन्ग वीज़ा लगेगा? कहीं ये मुझे सवाल पे सवाल आ रहा है कि वाकई में ऐसा हो रहा है? नहीं सर, जस्ट फॉर पीपल टू नो, बट जनरल क्वेरी। जी, कुछ कंट्रीज आपके कुछ कोर्सेज जो कि 6 महीने से ज़्यादा के कोर्सेज होते हैं उसमें आपकी स्पाउसेज या वुड बी स्पाउसेज भी अलाउ करते हैं। यूके इज़ अ गुड एग्जांपल। आपकी मतलब स्पाउस विच इज़ लाइक मैरिड टू यू ऑलरेडी, लीगली मैरिड, और इवन समबडी हु इज़ इन अ रिलेशनशिप नॉट येट मैरिड, अ फियांसे मे बी, और जस्ट अ friend, a boyfriend or a girlfriend, even can join you on your study visa. Okay. While you're there, but the course has to be a longer duration course, generally more than 6 months. Okay. So while I was doing a bit of research about visas, I went through a very interesting article जिसका headline ये था, visa free countries.
Okay, and there was somewhere around 20 to 25 countries which were visa free, right? तो जब मैंने वो आर्टिकल ओपन किया, वो again it's spreaded into 4 types of categories, which were I've written it down for our viewers also. It was one was e-visa facility, the other was visa on arrival, then visa on arrival with e-visa, and then visa free. So e-visa क्या है, मतलब ये कैसे प्रोसेस होता है, और VOA हाउ इज दैट डिफरेंट? एक अच्छी चीज़ किसी भी देश के बारे में उसकी पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को माना जाता है, और वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं. Most of the developed nations are always in एक रेस में लगे रहते हैं कि हमारा पासपोर्ट बेटर हो. तो सबसे ज़्यादा देश जो आप वीज़ा के बिना ट्रैवल कर सकती हैं वो है सिंगापुरियन पासपोर्ट. करीब करीब 145 देश आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकती हैं. ओके. जापान वॉज वेरी क्लोज सेकंड, शायद अभी नंबर 1 पे भी आ गया हो. 1 या 2 देश का ज़्यादा डिफरेंस है. बाकी यूरोपियन देशों में ऑलमोस्ट 142 कंट्रीज़ तक आप विज़िट कर सकते हो. इवन अमेरिकन उसके बाद आता है, टॉप 10 में ही आता है. आप शायद 140 देश बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो. और दुनिया में हार्डली कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे आपको वीज़ा लगा के जाना पड़ता है. वैसे अमेरिकन और बाकी सारे यूरोपियंस को इंडिया आने के लिए वीज़ा चाहिए होता है. हम जा सकते हैं? नहीं, हम भी, हमारी तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. और हम नेपाल, बांग्लादेश ऐसे देशों के लिए, नेपाल वीज़ा फ्री है, इवन पासपोर्ट फ्री है अगर आप ट्रैवल फ्लाइट से नहीं कर रही हैं तो ऐसे कुछ अफ्रीकन देश हैं जहाँ आपको किसी भी सूरत का एक रियायत मिलता है. अब कुछ देश वीज़ा ऑन अराइवल करा देते हैं. वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब होता है कि आप को ऑनलाइन निकलने से पहले कुछ नहीं करना. आप अपना पासपोर्ट उठाइए, टिकट उठाइए, और वहाँ पहुँचने के बाद एक स्टैंप लगती है विच इज़ कंसिडर्ड अ वीज़ा ऑन अराइवल. ओके. जैसे श्रीलंका बहुत टाइम तक अभी एक वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म करता था, या मॉलडीव्स हमारे लिए वीज़ा ऑन अराइवल है. आप आइए, वीज़ा ऑन अराइवल, आपका कोई प्रोसेसिंग ज़रूरत नहीं है, ना पैसे लगते हैं, ना कोई फॉर्मेलिटीज़ करनी है. मॉरिशस है, सेशल्स है. तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आप वीज़ा ऑन अराइवल या बिना वीज़ा के आप जा सकती हैं. वीज़ा ऑन अराइवल इट इज़ जस्ट कि आप आइए, वहीं पे आपको जो भी स्टैम्प करना है या कोई फॉर्म फिल करना है तो आपको परमिशन टू एंटर मिल जाएगी. ओके. अब ई वीज़ा जितनी भी टियर 2 कंट्रीज़ हैं उनकी रिजीम अब थोड़ी सी सॉफ्टन हो रही है ग्लोबली. तो एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, और कुछ फीस पे कर दीजिए, और उसके बाद आपको कुछ दिनों में या कुछ देर के बाद ई वीज़ा मिल जाता है. और जो ई वीज़ा आपके पास आएगा एक पेपर की सूरत में, उसका एक कलर फोटोकॉपी निकाल के आप ट्रैवल कर सकते हैं. उस वीज़ा के होने के बावजूद आपको कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ती हैं. आपके पास या तो कुछ करेंसी का अमाउंट होना चाहिए जब आप उस कंट्री को ट्रैवल करेंगे, या तो आपके पास कुछ क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए जिनको आप यूज़ कर सकें. और होटल बुकिंग्स या रिटर्न टिकट्स का होना मस्ट है. अब वीज़ा होने के बावजूद भी कोई भी देश आपको मना कर सकता है किसी भी दिन, किसी भी बात को लेके कि आप उनको पसंद नहीं आए, या उनको ऐसा कुछ लगा कि आप वीज़ा कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करेंगे या रुक जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे, तो वो आपको वीज़ा के होने के बावजूद भी वापस डिपोर्ट कर सकते हैं. सो वीज़ा का होना इट्स जस्ट अ परमिशन कंडीशनल टू द इमिग्रेशन ऑफिसर रियलाइजिंग दैट आप वापस आएंगे. सो कनाडा जाने के लिए तो वीज़ा लगता है? यस, बिल्कुल लगता है. फिर भी हमारी तो फिर भी हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन स्पेशली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा कनाडा ही जा रही है. वाई? 2 चीज़ें हैं. एक तो पंजाब हरियाणा का प्यार है कनाडा के लिए. दूसरा, कनाडा जब से वो देश बना है बहुत बड़ा लैंड बैंक है नॉर्दर्न अमेरिका का, और मतलब बहुत कम एरिया पॉपुलेटेड है, जगह बहुत है, लोग कम है. और जब से क्रिएट हुआ है वो देश, तब से वो हमेशा रिफ्यूजी और बाहर के लोगों को वेलकम करता आया है. अभी रिसेंटली कुछ ऐसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की कुछ इंसिडेंट्स सुनाई दी थी, जो कि चूँकि पूरे दुनिया में अभी ऐसा कुछ चल रहा है कि
right wingers are taking over, power and governance in countries. तो वो minorities का एक opposition और वहाँ पे भी कुछ ऐसे सुर. But अभी तक जितने साल से मैं ऑब्जर्व करता आया हूँ, one of the best places for immigrants from any part of the world, सीरिया से लेकर पंजाब तक के लिए. And there is huge land bank, and Punjab and Haryana is our farming community. वहाँ पहुँच के या तो पहले किसी के साथ काम करते हैं, किसी के पास काम करते हैं. यहाँ के फार्मिंग से ज़्यादा कमाते हैं एज लेबर इन फार्म्स. और थोड़े दिनों के बाद दे टेक द ओनरशिप, दे स्टार्ट बाइंग देयर लैंड्स एंड दे स्टार्ट कल्टिवेटिंग देयर ओन. व्हाट दे वर डूइंग हियर, they do the same thing but earn more, and they live in a country which is pollution free. Correct. बहुत सारे challenges, और literally उनका ऐसा culture हो गया कि बाकी सारा फॉरेन मिलता है और अपना माहौल, गुरुद्वारा, पूरा ब्रैम्पटन इज लाइक पंजाब. हाँ, करेक्ट. उसको मिनी पंजाब बोलने लगे हैं पंजाब वाले. तो माहौल घर का जो मिस करता है अक्सर वेस्टर्न देशों में, तो आप वहाँ पे वो चीज़ मिलती है. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके, बट कनाडा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को अलाउ करते हैं. वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंट्रीज दैट उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड इमिग्रेशन सिस्टम क्रिएट किया कि हम स्किल्ड वर्कर्स को लेके जाएंगे पूरी दुनिया से. आपका असेसमेंट होता है, आप अपने एजुकेशन को असेस कराती हैं, आपके स्किल को असेस कराती हैं, आपको एक रैंकिंग मिलती है, आपको एक आपके रेज्यूमे या आपकी एप्लीकेशन को एक पूल में डाला जाता है. उसमें आपके स्किल और आपकी जिस स्टेट में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका ड्रॉ आता है. ओके. तो ग्लोबली ओपन सिस्टम है, वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स है. उनकी गवर्नेंस में इमिग्रेशन एम्बेडेड है. तो इंडिया को छोड़ के पूरी दुनिया से वहाँ लोग इमिग्रेंट्स आते हैं. दे become Canadians over a period of time, whatever naturalization process they follow. तो यही रीज़न है पूरी दुनिया से लोग वहाँ इमिग्रेट करते हैं. They even incentivize in terms of salaries, perks, कि अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियरिंग माइंड चाहते हो तो वो ऐसे देशों में जाते हैं और वहाँ से इंजीनियर्स उठा के ले आते हैं. अल्टीमेटली वो कनाडा को ही बढ़ावा दे रहे हैं ना, वो उसी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं. इतनी सारी, बहुत ठंडा प्रदेश है पूरा, ऑलमोस्ट ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ठंडा है. उनके समर्स भी 2-3 महीने के हैं. उसके बावजूद भी आप देखिए वहाँ कैसे कैसे स्काई स्क्रेपर्स बनते हैं. राइट. जो कि इंडिया अगर या एशियन कंट्रीज में इतना अच्छा प्लेजेंट थ्रू आउट 9 months ऑफ डिसेंट वेदर होते हुए भी नहीं बन पाते. या अगर बनते भी हैं तो उसमें 10 गुना टाइम लगता है. बिल्कुल. और कॉस्ट भी ऑब्वियसली लगती है. तो दैट इज व्हाट दे डू. दे डोंट बिलीव इन कि ये कोई भी बंदा उस देश का भला करने के लिए उसी देश में पैदा होना चाहिए. वो कहीं से भी आ सकता है. कहीं से भी आ सकता है. करेक्ट. तो उसका बेनिफिट वो रीप कर रहे हैं. जस्ट एक छोटा सा स्लो डाउन है अभी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या पोस्ट कोविड में कुछ वहाँ की गवर्नमेंट ने सारी कंपनीज को 80% ऑफ वर्क कैपिटल दिया, सिर्फ इस रीज़न से कि आप लोगों को फायर मत कीजिए. और जो लोग अनएम्प्लॉयड उससे पहले थे उनको ऑलमोस्ट अपनी 80% ऑफ द सैलरी तक दी, जब तक कोविड से बाहर निकल के एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला. तो अब थोड़े से फाइनेंशियल क्रंच की वजह से थोड़ा सा वहाँ जॉब मार्केट अभी उतनी ग्रेट नहीं है. बट जो एक स्किल लेबर होती है या लो स्किल लेबर होती है उसके लिए अभी भी स्कोप है. बट उनका एक प्रोसेस है कि वो आपको एक अप्रूवल बोर्ड पे देना है, ये वाली जॉब फॉरेनर्स को जा रही है. जब उसका एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसके बाद वो एम्प्लॉयर उस जॉब के लिए फॉरेनर बंदा रख सकता है. तो एक क्लियर कट प्रोसेस है. आप बाहर से बंदा मंगा सकते हो, बट उसके लिए एक प्रोसेस करिए, एक कॉस्ट पे करिए. तो ये तो क्लियर है कि इट इज़ ईजी फॉर अस टू गो या फॉर एनीवन टू गो कनाडा. बट जो इंडियंस अभी कनाडा में हैं ऑलरेडी, अब कनाडा से वो यूएस की रेजिडेंसी चाहते हैं या किसी और कंट्री की रेजिडेंसी चाहते हैं, तो वो कितना डिफिकल्ट है? लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ कनाडा तो वी नो इज़ ईजी, बट कनाडा अपनी उनके क्या गवर्नमेंटल चैलेंजेस हैं अगर उन्हें किसी और को बाहर
भेजना है। जब आप नेचुरलाइज होके सिटीजन बनते हैं हाँ। तो आप अमेरिका ट्रैवल कर सकते हो, वर्क भी Okay. कर सकते हो। ओके। बट अगर आप PR होल्डर हैं, परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर हैं, तो उसके लिए आपको वीज़ा रिजीम फॉलो करना पड़ता है आपकी ओरिजिनल कंट्री जहाँ के आप सिटीजन अभी भी हैं। तो मेजॉरिटी इंडियंस अगर आप यहाँ से गए हैं तो आपके पास पासपोर्ट अभी ब्लैक इंडियन पासपोर्ट ही है, हाँ। बट आपके पास एक रेजिडेंसी है जो आपको लॉन्गर स्टे के लिए परमिट करता है कनाडा में। और 3 से 5 साल का पीरियड आपको कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ती हैं। हर साल में एक 11 महीने का स्टे दिखाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने ही बाहर रह सकते हैं आप कनाडा से। तो ऐसे 3 से 5 साल कंप्लीट करने पे आपको पासपोर्ट मिल जाता है ठीक है। कनाडा का। ठीक है। अब आपके पास पासपोर्ट आ गया है तो आप अमेरिका ट्रैवल वीज़ा मतलब बिजनेस के लिए या जॉब्स के लिए आप कर सकते हो। बट जब तक आप रेजिडेंट है तो आपको वीज़ा रिजीम फॉलो करनी है या इमिग्रेशन के नॉर्मल रूल्स फॉलो करने हैं अगर आप नौकरी या किसी और चीज़ के लिए अमेरिका जाते हैं। बट हाँ, अगर आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं, इट इज़ जस्ट द लास्ट स्टेप जो आपको क्रॉस करना है। बट एग्जैक्टली नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कनाडा का फिर भी बहुत ईजी है। ऐसा नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस अगर आप स्विट्जरलैंड में देखें, आप रेजिडेंट तो हो जाते हैं, बट उसके बाद आप जिस सोसाइटी में रह रही हैं वो असेस करती है कि आप स्विस बने हैं नहीं बने हैं। हर साल एक इवेंट होता है, उस इवेंट में उन्होंने आपकी इवैल्यूएशन कर रखी होती है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना आपका घर स्विस सिटीजन की तरह दिखता है, रहता है, बिहेव करता है, साफ रहता है। उन चीज़ों पे सोसाइटी डिसाइड करती है आपको पासपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। वाह। तो ऐसे नॉर्म्स हैं नेचुरलाइजेशन के। US इवैल्यूएट करता है कि आप नेचुरलाइज होंगे, कितना स्टे करा है आपने, क्या कंडीशंस हैं। नेचुरलाइजेशन के बाद आपको पासपोर्ट के साथ आपको राइट्स टू स्टे मिलते हैं, राइट्स टू वोट मिलते हैं, आपके बच्चों का हेल्थ एजुकेशन फ्री हो जाता है गिवन आप किस देश में हैं। ऐसे भी देश हैं दुनिया में, टर्की अगर आपने नाम सुना हो, अगर आप इवन 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, रिटायर भी हो चुके हैं, अगर आप सिटीजन हैं तो आप खुद फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज जाके पढ़ाई फिर से कुछ कर सकती हैं। आपके बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, बट अगर आप खुद चाहें तो आप भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि आप जिस देश से आए हैं उस देश में आपके लिए ड्यूअल नेशनैलिटी अलाउड है कि नहीं है। ओके। अगर आपने कोई पासपोर्ट या सिटीजनशिप एक्वायर किया इमिग्रेट होके, कैनेडियन किया, US किया, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो माँ बाप तो अभी भी रेजिडेंट हैं या वर्क परमिट पे हैं, बट जब आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं उस देश में, तो वो वहीं के नागरिक हो जाते हैं। डजंट मैटर कि मैं वर्क परमिट पे हूँ या बिल्कुल, आप अगर वहाँ पैदा हुए हैं तो आप बाय बर्थ वहाँ के सिटीजन हो जाते हैं। ओके। उनके बच्चों के बिहाफ पे उनके माँ बाप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हम ये पासपोर्ट गिव अप करेंगे जब तक वो बच्चा 18 साल का ना ही हो और वो डिसीजन खुद ना ले कि उसे रखना है पासपोर्ट या नहीं रखना है। ही कैन नॉट गिव अप दैट सिटीजनशिप, अमेरिकन सिटीजनशिप और कैनेडियन सिटीजनशिप। ओके। और अगर उस बीच में उनको वापस आना पड़ता है तो ही इज एन अमेरिकन लिविंग इन इंडिया एंड ही नीड्स अ वीजा टू रिमेन हियर और एन OCI टू रिमेन हियर। ओके। तो नुआंसेस, सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपके नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में या वापस रिटर्न टू योर होम कंट्री में। आई होप इंडिया बिकम्स दैट गुड कंट्री एंड स्टार्ट्स अलाउइंग ड्यूअल नेशनैलिटीज। तो हम बाहर का जो एक्वायर करें पासपोर्ट, उसके साथ साथ हम इंडिया का भी रखें। एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी भी ऐसा है कि एक OCI का सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है ऑलमोस्ट एक पासपोर्ट की फैसिलिटीज इन इंडिया आफ्टर एक्वायरिंग कैनेडियन और अमेरिकन सिटीजनशिप या किसी भी देश की, जो भी आप कैरेबियन में किसी की नेशनैलिटी ले लें। But as of now, India doesn't allow dual nationalities. It is just the OCI that you can have. Okay. So there's one more question that I wanted to know, but ये हमारा अभी शूट से पहले we had a discussion. मुझे नहीं पता था until and unless I came into this visa section. तो मुझे लगता है बाकी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। वीज़ा ही ले लेना is not everything. एक अगर मैं कनाडा जाना चाहती हूँ और मुझे वीज़ा मिल गया तो मैं ये नहीं समझ सकती कि अब मैं सॉर्टेड हूँ। जैसे आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट टर्म वीज़ा आर स्टिल ओके, बट अगर आप वर्क परमिट, मैं स्टडी के बाद वर्क परमिट करना चाह रहे हो तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट यू हैव टू बी इनटू द प्रोसीजर वीज़ा लेने के बाद भी। दैट आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन। जब भी आप
स्टडी या वर्क परमिट पे जाते हैं वो आपके लिए एंट्री करने का एक तरीका परमिशन है। उसके बाद हर एक देश का अपना अपना तरीका है वो क्या करते हैं। कहीं आपको पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करना है कि मैं आ गया हूँ और मेरा ये पेपर वर्क है, मेरी एम्प्लॉयमेंट यहाँ है या मेरा एजुकेशन यहाँ है। उस रिपोर्ट करने का एक ये है कि आप जब उस देश में पहुँचें तो उनको पता चले कि हाँ बंदा फिजिकली आ गया है। कहीं पे मेडिकल टेस्ट है एक नेसेसिटी, कहीं पे बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन नेसेसिटी है, कहीं पे पुलिस स्टेशन है तो कहीं पोस्ट ऑफिस है। यूके में जैसे आप स्टडी पे जाएं किसी पे भी जाएं आपको एक पोस्ट ऑफिस का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है जो आपकी लोकेलिटी में हो। बिल्कुल। तो वो आपको आपका BRP ब्रिटिश रेजिडेंस परमिट दे देते हैं। नॉर्वे में मुझे पता है कि म्यूनिसिपल का ऑफिस होता है, वहाँ जाके आपको रिपोर्ट करना है और 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक रेजिडेंस परमिट आ जाता है विच इज़ यूजुअली अ प्लास्टिक कार्ड। तो वो कार्ड आने के बाद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यूजुअली ट्रैवल करने के लिए अगर आप विद इन दैट कंट्री करती हैं। जब आप इंटरनेशनल करते हैं तो आपको पासपोर्ट फॉलो करना है एज पर योर कंट्री आप जहाँ से आए हैं। ठीक है। तो रेजिडेंसी के बाद वाला जो मरहला है स्टूडेंट्स के लिए अलग है, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग है और ऐसे रेजिडेंसीज जो बिहाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलते हैं उनका अलग है। ओके। इवन फॉर दैट मैटर जैसे अगर आपने अभी कभी सोचा हो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है दुबई UAE, तो आप वहाँ की सिटीजनशिप कभी नहीं है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो लॉ दैट यू कैन बिकम अ सिटीजन एवर इवन आफ्टर इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग। व्हाट यू कैन मैक्स बिकम इज अ रेजिडेंट। तो आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से रेजिडेंसी ले सकते हो या बिजनेस करके आप रेजिडेंसी ले सकते हो या आप किसी के एम्प्लॉय बन के रेजिडेंसी ले सकते हो। तो वैसे ही हर देश का अपना एक प्रोसेस है। आयरलैंड में आप 3 साल तक रेजिडेंसी लेने के बाद 7 दिन बस जाइए, सिर्फ 7 दिन जाके रह आइए। 4थे साल में आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट। ओके। बहुत सारे यूरोपियन देशों के अपने अपने नेचुरलाइजेशन के तौर तरीके हैं। नेचुरलाइजेशन का तरीका है कि आपकी रेजिडेंसी से पासपोर्ट तक का सफ़र, उसमें रिपोर्ट कहाँ करना है, बाहर निकलने की रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं है, टैक्स पे करना रिस्ट्रिक्शन मतलब पार्ट ऑफ प्रोसेस है कि नहीं है, आपको 3 महीने तक टैक्स पे करना है। जैसे एस्टोनिया में आप वर्क परमिट ले लीजिए कंपनी फॉर्म करके, उसके बाद आप 3 सैलरी स्लिप्स में टैक्सेस पे करिए तो आप रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस रेजिडेंसी को हर साल रिन्यू करिए, 3 या 5 साल में आप एलिजिबल हो पासपोर्ट के लिए। एलिजिबिलिटी के बाद आपको बस एक एप्लीकेशन फाइल करना है और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करनी है। यू कैन यूज अ कंसल्टेंट हु कैन हेल्प यू, यू कैन डू इट योरसेल्फ। अब वही है कि कंसल्टेंट को 10 एप्लीकेशंस प्रोसेस करने का तजुर्बा होता है, आप अपनी ही एप्लीकेशन में गलती ना करें तो एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए। तो टाइम और कंडीशंस कुछ हैं जो रेजिडेंसी के बाद, चाहे वो स्टूडेंट की रेजिडेंसी हो या एम्प्लॉई की रेजिडेंसी हो या इन्वेस्टर की रेजिडेंसी हो, उसके बाद से पासपोर्ट तक का सफ़र आपका टाइम वेरी करता है और कंडीशंस वेरी करती हैं। हर देश की अपनी अपनी अलग अलग है। अब मैं बहुत ही बेसिक पे आती हूँ। अभी हमने आगे के प्रोसीजर्स कर लिए, हमने मेन वीज़ा नहीं किया। तो जैसे मैं स्टडी के लिए जा रही हूँ तो मुझे कॉलेज से लेटर आता है, राइट? जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जा रही हूँ तो मुझे ऑफिस वर्क परमिट का अप्रूवल आता है। वो अप्रूवल मुझे टाइम से आ जाए। और अभी जैसे कोविड के टाइम पे भी काफ़ी उससे पहले जो लोगों ने अप्लाई किया था फ्लाइट्स की वजह से, ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें बंद हो गई। बहुत लोगों के पैसे गलत कॉलेजेस में फंस गए थे जो रिटर्न नहीं आए, जो मेरे नॉलेज में है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो एक तो ये कि हम कौन सी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं और फिर हम करेक्टली कैसे अप्लाई करें, दोनों चीज़ें। आप वीज़ा के बारे में पूछ रही हैं या कोर्सेज के बारे में? कॉलेजेस, अच्छा ये भी है, दोनों अलग अलग हैं? ऑब्वियसली दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो मैं तो दोनों ही जाना चाहूँगी फिर। अगर आप स्टडी के बारे में पूछ रही हैं तो स्टडी में पहले आप एडमिशन चुनिए, कॉलेज चुनिए, एडमिशन चुनिए, एडमिशन का प्रोसेस करिए। वहाँ उस यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपको एक एडमिशन का कॉन्फर्मेशन लेटर चाहिए होता है वीज़ा के प्रोसेस में। वीज़ा के प्रोसेस में? जी। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज कॉलेज से कॉन्फर्मेशन कि आपने वीज़ा फीस, आपने एडमिशन फीस पे करी और आपने रजिस्ट्रेशन करा।
और उनकी जो भी कंडीशंस थी, लैंग्वेज का, आइल्स का, टोफल का, वो सारी ज़रूरियात पूरी करी हैं आपने। उसके बाद आपकी वीज़ा फाइल होंगी, और वीज़ा फाइल होने के बाद वीज़ा का डिसीजन आएगा। अगर अप्रूव होता है तो आप वीज़ा लेके बाकी सारी फ़ीस पे करके एडमिशन प्रोसेस को कंफर्म करिए। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है और आप क्या डिसाइड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपील करना चाहते हैं, दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मुझे नहीं करना है इस कंट्री में, आप रिफ़ंड लेके एडमिशन से किसी और कंट्री को चूज़ करना चाहते हैं। बट प्रोसेस विल रिमेन more or less same. Okay. So it is a step into like it's a document that is required in the visa process. Yes, it is. मतलब वीज़ा एक ज़रिया है आपके स्टडी को करने के लिए। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब वीज़ा प्रोसेस क्या है? एग्जैक्टली अगर स्टडी में आप देखें, जितने भी कंट्रीज़ में स्टडी होता है, वीज़ा आपके एडमिशन का कॉन्फर्मेशन एक क्रिटिकल स्टेप है, बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपके फाइनेंसेस प्रूव करिए। फाइनेंसेस प्रूव करने के बाद इंटरव्यूज हैं या इवैल्यूएशन है, उनको भी यही चाहिए कि आप 2 साल पढ़ाई करिए, 3 साल पढ़ाई करिए, 4 साल पढ़ाई करिए, बट अल्टीमेटली आप वापस आ जाने चाहिए, अनलेस यू आर डिजायर्ड बाय दैट कंट्री। रखना चाहें तो रख लें, बट अगर ना रखना चाहें तो वापस आने की आप वो इच्छा दिखाएं। सो व्हाट इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ वीज़ा? इतने सारे देश, इतने सारे डिफरेंसेस। हाँ, बेसिक शुरुआत एडमिशन की कंफर्मेशन अगर स्टडी है, देन डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल्स, एजुकेशन के प्रायर प्रूफ्स एंड ऑल, कवरिंग लेटर या जिसे हम पर्पस बताएं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फोटोग्राफ्स कुछ आपके, आप लोन करा रहे हैं तो लोन के पेपर्स, आप अपने फंड्स दिखा रहे हैं तो उसके पेपर्स, और अपनी सारी चीज़ें क्लैरिफाई करके अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताएं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दैट इज़ द प्रोसेस। कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, किसी को जाना है, किसी को नहीं जाना है, कहीं इंटरव्यू हो रहा है, कहीं नहीं इंटरव्यू हो रहा है, तो वो नुआंसेस चेंज होते रहते हैं। यूएस में इंटरव्यू होता ही होता है, कनाडा बिल्कुल नहीं करता, यूके बहुत रेयरली करता है, कभी कभार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरव्यूज़। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट सिमिलर रहती हैं। कुछ चेंजेस कहीं आती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का होना, बर्थ सर्टिफिकेट का नहीं होना, इंग्लिश के टेस्ट स्कोर्स, आपके हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स, ये चैलेंज है। यूएस में अभी एक लेटेस्ट चैलेंज है और ऐड हुआ है, अपॉइंटमेंट्स का नहीं मिलना। इवन स्टूडेंट्स को B1 B2 कैटेगरी में तो 2026 की लाइन है। What is B1 B2 कैटेगरी? जिसको हम टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा कहते हैं नॉर्मल जेनेरिक सेंस में, वो भी नहीं मिल रहा। उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। September 2026 is the normal waiting line for visas. तो हमारे साथ खास दुश्मनी है ये? Prior to COVID, US was the only one जहाँ मतलब आपको 1 महीने की वेटिंग तो मिलती थी, आपको 1 महीने के बाद की ही डेट मिलती थी ऑलमोस्ट। अब वही 1 महीना ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास हो गया है। But we at Valuers try and help them get some appointments by all means we can. Okay, तो अब जैसे आप प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सबसे पहला ये है कि हमें एडमिशन लेटर या एडमिशन कंफर्मेशन आ जाना चाहिए कॉलेज से। हाउ टू चूज द करेक्ट कॉलेज? अपना अपना नजरिया है। आप कैसे करते हैं? हाउ डज वैल्यू एड्स डज इट? आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल कि हम पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, हमारी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं कि दैट यू आर सूटेड फॉर दीज काइंड ऑफ कोर्सेज। फिर उसके ऊपर पेरेंट्स और स्टूडेंट का अपना डिसीजन है कि आज की डेट में डेटा एनालिटिक्स का दौर है, जॉब पर्सपेक्टिव्स को लेके या कौन सी कंट्री उन्हें फाइनली स्टे करनी है। मेजॉरिटी केसेस में बच्चे को वही भेजा जाता है जो माँ बाप का सपना है खुद रहने का। करेक्ट। तो वो कोई भी देश है, बजट्स अक्रॉस हमारे मतलब स्पेक्ट्रम में आ ही जाते हैं पेरेंट्स के, अराउंड 7.5 लाख रुपीस से शुरू होके अप टू 50 lakhs अ ईयर की ट्यूशन फीस के कॉलेजेस अवेलेबल हैं। आप अपने बजट और अपने प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज के हिसाब से चुनते हैं। उसके अलावा
कुछ लोग वेदर देखते हैं कि हम नहीं झेल सकते ठंड, तो हम ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं. कुछ जियोग्राफीज इन इंडिया दे ओनली गो फॉर मेडिकल स्टडीज, MBBS. तो कम बजट वाले बांग्लादेश जाते हैं, और जिनका ठीक ठाक बजट होता है वो यूरोप, जॉर्जिया से शुरू होके अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान के कॉलेजेस में जाते हैं. अब रशिया लोग कम प्रेफर करते हैं. कुछ लोगों को पायलट कोर्सेज करने हैं, तो अगेन पायलट कोर्सेज की जॉब्स अभी ऑल ओवर ग्लोब एक्सपैंड हो रही हैं. एविएशन इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, तो अच्छे पर्सपेक्टिव्स हैं. बट द पॉइंट इज़ कि उसमें आप देखते हैं कि आपका फ्लाइंग कहाँ कम पैसे में हो जाता है. तो फिलीपीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक डेस्टिनेशंस हैं जहाँ आप कर सकते हैं फ्लाइंग कम पैसे में. Okay. But one of the best countries to do this flying hours is US. So जिनका बजट और जिनकी चॉइसेस होती हैं वो US जाते हैं. हमारी recommendations as per your own requirements होती हैं. We put our first option first, and then we give them whatever they desire. Okay. बच्चा और Then parents. coming next to SOPs, as you mentioned, statement of purpose, I guess, right? जी. सो अब ऑब्वियसली आपके पास इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हर किसी का यूनिक आप कैसे बनाते हैं? क्योंकि जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, इंटरव्यू सेशंस वगैरह हम यूनिक आंसर्स रखना चाहते हैं, तो SOPs में भी कुछ वैसा है या सबका फॉर्मेट? जी, स्टडी काउंसलर्स बच्चे से पूरी डिटेल में बात करते हैं, बहुत दिनों तक बात करते हैं, जिससे एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज सपोज्ड टू बी कमिंग फ्रॉम द किड इटसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ओके. तो तुम्हें क्यों जाना है उस कॉलेज, और तुम्हें क्यों लगता है यही कॉलेज तुम्हारे लिए सही है? दैट इज व्हाट अ कॉलेज वांट्स, व्हाट अ वीजा काउंसलर वांट्स, कि व्हाट इज हिज पर्सपेक्टिव. बट अक्सर बच्चे, ऑब्वियसली हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपोजर बहुत कम रहता है बच्चों का, तो वी राइट इट फॉर देम, वी स्पीक टू देम, नो द फैमिली, पूरी बचपन से लेकर अभी तक क्या एस्पिरेशंस हैं, हम उन इमोशंस को फिर उस लेटर में बहुत ही अच्छे एलिक्वेंटली लिखते हैं ऑन देयर बिहाफ. तो यूनिक हर बंदे की लाइफ होती है, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, इवन नरेशन डिफरेंट होते हैं. और उसके बाद बहुत ही अच्छे रिज्यूमे राइटर्स या कंटेंट राइटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी जॉब ही यही है कि उनका SOP यूनिक दिखे. There is no scope of plagiarizing it, or no scope of writing the same SOP for everybody else. Just change the names. वो नहीं करने की ज़रूरत है. आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चे के, माँ बाप के, जो आपके SOP का यूनिकनेस बनते हैं. ठीक है, तो ये तो रहा हमारा वीज़ा प्रोसीजर. अब क्या रीजंस हैं वीज़ा फेलियर्स के? कहाँ पे रिजेक्शंस आती हैं? मतलब किस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हमें रिजेक्शन ना आए? आपके फाइनेंशियल्स किसी भी वीज़ा में परस्यूट में आपके स्ट्रॉन्ग होने ही होने चाहिए. जिन जिन कंट्रीज़ में आपका इंटरव्यू है, एज यू वर सेइंग अर्लियर इन वन ऑफ द पॉडकास्ट, हमें ये बताना है कि हम वापस आएंगे. हाँ. तो वो इनकलकेट करना ही पड़ता है. जैसे US में इंटरव्यू फेस करना ही करना है. आपने डॉक्यूमेंटेशन दिया, बता दिया, आपसे वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, बट आपको वर्बली उन्हें कन्विंस करना है कि जो आपने लिखा है एप्लीकेशन में, जो आपने स्टेटमेंट में पर्पस में अपने कॉलेज को भेजा है, उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाना है आपको. इट्स नॉट दैट यू जस्ट रिटन इट, यू सेंट अ डॉक्यूमेंट. आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कौन सपोर्ट करेगा, वो आपको आना चाहिए. बिल्कुल. आपसे जब पूछा जाए कि कौन सपोर्ट करेगा, तो यू शुड बी एबल टू आंसर द काउंसलर कि मेरे फादर के फाइनेंसेस ऐसे हैं और मैंने लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है, एंड आई विल वर्क पार्ट टाइम एंड सपोर्ट माई सेल्फ. सो वट एवर देयर इज, वो आपको आंसर करने की काबिलियत होनी ही होनी चाहिए. बिल्कुल. बाकी कॉलेजेस में, बाकी कंट्रीज़ में इंटरव्यूज़ की बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी आती है, और फेलियर का रीज़न US में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप प्रिपेयर नहीं होते. मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते तभी हैं जब वो रिजेक्ट हो चुके होते हैं कि सर हमने ट्राई किया. तो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस एवरी टाइम. कभी कभार एप्लीकेशन की प्रिपरेशन में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस ही डाली जाती हैं
कि फाइनेंशियल्स आपने कुछ और दिखा दिया और बैंक स्टेटमेंट उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि मैं बहुत वेल ऑफ हूँ, और बैंक स्टेटमेंट नहीं बता रही है आप वेल ऑफ हैं। इस मोमेंट में मुझे एक बहुत ही बड़े कंपनी के ओनर की याद आ रही है। आई वाज वर्किंग फॉर हिम एंड आई वाज फाइलिंग फॉर हिज डॉटर्स एप्लीकेशन। मैं वीज़ा चूँकि हेड करता था, उनकी डॉटर का बोला गया आप खुद ही करेंगे। अच्छा। तो मैंने उनकी बैंक स्टेटमेंट जब देखी तो मैंने कहा इसमें ऑब्वियसली मतलब यू ओन अ कंपनी बट योर student loan will not happen on company account, it will happen basis your personal accounts, and personal account में कुछ भी नहीं था। And the guy was literally like how dare you tell me how things work, and literally after he calmed down, senses prevailed, so he made whatever arrangements to get the loan and show it in his account. And after the education loan was the visa was granted, he kind of paid that loan back within a day or two, whatever. But documentation necessarily जो आपकी requirement है वो होनी ही होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत बड़ा रीज़न होती हैं फेलियर का। आपके जहन में क्या सही है, आप किसी प्रोफेशनल से पूछिए, वो शायद सही नहीं हो, वो परसेप्शन सही नहीं हो। काउंसलर का पर्सपेक्टिव हमें पता है वो क्या सोचता है, आप प्रोफेशनल को मानिए, सुनिए उनकी बात। आपका बड़ा बिजनेसमैन होना will not be the reason for getting a visa. It will unfortunately be the reason for your children getting denied the first time unless you realize it. ये तो हमारी गलतियों की वजह से जो रिजेक्शन होता है वो है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमें वीज़ा के लिए बहुत वेट कराती हैं या हमें नहीं ही मिलते हैं उनके अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि शेंगन कंट्रीज़ होती हैं, वो उसके क्या रीजंस हैं? To a large extent, जो अभी during COVID, most of the diplomatic missions were left unattended. Majority US, UK, Schengen, Canada, Australia, सभी लोगों ने अपने बंदे वापस बुला लिए अपने अपने देशों में to provide for whatever support or at least for their safe keeping, कि यहाँ के measures क्या होंगे कोविड के अगेंस्ट, उनको सेफ रखने के लिए सभी ने अपने पूरे डिप्लोमेटिक जो मैन पावर थी वो बुला ली गई वापस अपने अपने देश। बट जब वापस आए, रिज्यूम हुआ ऑपरेशंस, तो थोड़ी सी अपॉइंटमेंट्स मिलने लगी थी। स्पेसिफिकली शेनिगन में तो यूरोप में तो आ गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, एंड ideally देखा जाए तो Europe is supporting Ukraine because they are being say overpowered by one of the erstwhile superpowers, and India chose to be on the side of Russia. अब हिपोक्रेसी ज़रूर है कि यूरोप गैस डायरेक्टली रशिया से बाई करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, बट India chose to be a conduit of buying oil from Russia and selling it to Europe at cheaper prices. They may have earned few things, but unfortunately tourism को, visa regime को, चाहे वो students हों, चाहे वो normal tourist business visitors हों, हमारे को एक ऐसा धक्का लगा कि उसके बाद उन्होंने वो वापस वो staff सारा pull back कर लिया, just because we were on the two different spectrums of foreign policy. Europeans will buy oil through us, that is okay, but we will suffer on appointments and not get decent number of appointments on a daily basis. आपने सुना होगा पिछले 1-2 सालों में एक तो अपॉइंटमेंट्स की डिलेज आपको 6-6 महीने, आप 6 महीने पहले से प्लान करिए, जो कि यूजुअली इंडियंस की आदत नहीं है। और उसके बाद रिजेक्शंस ऑन टॉप ऑफ दैट पीक्ड अक्रॉस शेनिगन। बहुत सारे चैलेंजेस अक्रॉस यूरोप अभी भी हैं। इटली, जर्मनी, देयर आर हार्डली एनी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। ऑन टॉप ऑफ दैट irregularities across VFS about getting these slots, बहुत सारी challenges on IT front from their side. Even yesterday I was trying to book an appointment from Norway for a business client of ours. 2-3 दफ़ा, मतलब 2-3 दिन तक ट्राई करने के बावजूद भी जब अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली नहीं मिल पाई, आई हैड टू राइट टू एम्बेसी डायरेक्टली
कल रात को लिखा एम्बेसी ने आज सुबह अपॉइंटमेंट दिलवा दिया, बट वो जो एक एजेंसी बीच में है उनके आईटी की या क्या कहें काबिलियत है नाकाबिलियत, इफ आई से दैट I might have to bear the brunt of, tomorrow when my team goes for submissions, I will be put in a longer queue. Oh, my tokens will not come through. My submissions will have problems. So वो सारी चीजें we'll have to bear, but it's okay. Fact is a fact. Of course. So ये तो अभी तक के इश्यूज थे. बैक देन जब हम कोविड में थे तो बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, बहुत सारे वीजाज रिजेक्ट हो गए. वो लॉस आपको बेयर तो करना पड़ा होगा ऑफ कोर्स. क्या चैलेंजेस थे एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? One of the toughest times, and I don't remember when ऐसा कोई रीसेट बटन दुनिया पे किसी ने दबाया हो कि everything came to a standstill, कि सब कुछ could not move, we could not get out of our places or we could not do much. मुझे जहाँ तक याद है 2020 के दिसंबर से सिंगापुर started closing, cancelling flights because they were the first country to got hit by people coming from China or something. So मेरी cancellation शुरू हुई and हमें बस 2-2.5 साल ही हुए थे तब वैल्यू एड्स को एग्जिस्ट करे हुए, और वी वर डूइंग ओके एट दैट पॉइंट इन टाइम. हम एक छोटे बेसमेंट में ही थे बट वी वर डूइंग वेल. वी हैड ऑफिसर्स मैनेजिंग थिंग्स और आई वाज एट पार विथ माय लास्ट सैलरी. और जब ये शुरू हुआ, जिनके पास हमारे पैसे थे, वैल्यू एड्स के पैसे थे, होटल के टिकट के, वो कोई रिकवरी में मतलब कुछ भी नहीं. और जो बंदों के हमारे पास पैसे थे वो सारे के सारे, बी इट कस्टमर्स, इवन एवरीबडी स्टार्टेड टेलिंग. मुझे याद है सिंगापुर ने अनाउंस कर दिया कि वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग ऑन कैंसिलेशन, सो वी गिविंग 100% मनी बैक. सो हमने कस्टमर्स को 100% मनी बैक रिटर्न करा. एंड लिटरली I offered my employees to take the laptops that you have, do whatever you can, online, offline, jo bhi. Even we started looking at opportunities to sell masks, sanitizer, or whatever else we could. And that was one of the toughest times that I've seen in my life. And business karne wala banda who is just after job started a business. अभी जब बस शुरुआत ही हुई थी, मुझे याद है एमिरेट्स की एक मेरी टिकट थी किसी क्लाइंट की 3.5 लाख रुपए की, एंड दैट टिकट एंड मनी रिमेन्ड विथ एमिरेट्स फॉर ऑलमोस्ट 4 years टिल दे रिज्यूम्ड दैट सेक्टर. टर्की से उनको सिंगापुर से इंडिया और इंडिया से टर्की जाने की एक बिजनेस क्लास 2 टिकट्स थी. और उन्होंने तो नहीं दिया, उन्होंने तो बोला कि भैया जब खुलेगा तब ले लेना आप अपनी टिकट, हम आपको दे देंगे. But I, for those 3 years, kept on, talking to the client, telling him all this thing, kept applying loans for across businesses. Government or business banks kept telling us that travel is on a, banned kind of an entity. We are not funding anything. Literally, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी कार रीफाइनेंस कराई है. मेरी एक कार थी उस टाइम पे, अभी भी है, बट उसको रीफाइनेंस कराया. बैंक ने उसमें से 13 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए या कुछ 8 लाख रुपए पुराने वाले बैंकर को दिए और मुझे 5-6 लाख रुपए दिए. दैट इज व्हाट हेल्प मी सर्वाइव दैट ड्यूरेशन. एंड फाइनली आफ्टर दैट गॉड वाज काइंड, वी गॉट अ बिग इवेंट जो हॉलीडेज डिवीजन है वैल्यू एड्स का. वी डिड अ वंडरफुल इवेंट इन दुबई ऑफ अराउंड 500 people. So that actually helped us get back on our knees. And after such a difficult year, उस बीच में वीज़ा के पैसे, जिनके भी applications गए थे, US की वीज़ा fees, we kept talking to them throughout these 2-3 years कि this is what is happening. The visa fee is being told that it will remain valid. And whenever they resume, they will. अभी भी उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली हैं, जिन्होंने चूज किया कि that they there is some under the table cost to getting an appointment for US or even Europe. So people who chose not to pay that, they're still waiting for the normalcy to come back and get that. But the point is that we are still talking to them. Whenever they call, I answer, I tell them, I keep a record of whatever they've done almost 4 years ago, which otherwise should have already happened.
I keep wondering, if I would have died in those 2 waves because I was almost there. We were both down, me and my wife, in the first wave. The second wave, there was a stigma, around being, sort of telling people that I was positive and not telling people, if Right, I'm not right. positive, becoming a spreader or whatever else, and being alone, away from everybody else. Emotional, financial is like a hell of a roller coaster. Right. बट वो था शायद ऊपर वाले ने लिखा था कि दुनिया अभी एक दफ़ा और देखेंगे, तो बिजनेस के नज़रिए, बाकी चीज़ों के नज़रिए बदल गए. लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि दुनिया ख़त्म भी हो सकती है एक मोमेंट में. बहुत सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल में भी हो सकती है. ऐसे बहुत सारे कलीग्स थे जो लिटरली उम्र में 10-10 साल कम थे मेरी. एंड एवरी दोज 15-20 days, every day somebody or the other said this guy went to hospital, did not come back. Young guys just married a year and a half back, and not coming back out of hospitals. And I was literally worried that वो जो एक final rites होते हैं ना, because people were like buried by JCBs, was like, that was my ultimate worry कि if I die in such a situation, ऐसे तो नहीं जाना. Final rites कोई तो जनाजे में जाना चाहिए. But that was, probably a lesson that God wanted to teach us all. That, you might have done a lot in this world. You might have reached the moon. But if I decide on some day that I don't like you, it wouldn't take me much. And I believe जो लोग सेंसिटिव हैं, सेंसिबल हैं, उनको सबक समझ आ गया है. और लोगों ने जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, उन लोगों को रियलाइज हुआ, और जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने भी खर्चना शुरू कर दिया. कि भैया पता नहीं कब क्या हो जाए, तो यूज कर लो. So that has been a lesson of those tough times. It's good that we're laughing about it today. Seriously. But we're lucky to laugh about it. नहीं तो हम निकल लिए होते कब के उस टाइम में. it would have been So probably the story. on visa terms, post COVID क्या changes हैं? Better changes हैं या bad changes हैं? As in, we've still not come out of those post-COVID traumatic impacts. You can see, except for UK, no other country, I can say Canada and UK are the two exceptions, जिन्होंने बहुत लंबी क्यूज को मैनेज करके प्रोसेस करने का. आप UK आज अप्लाई कीजिए, आपको कल की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी. Across anywhere in India, any category visa you apply. कनाडा अभी आप मतलब 2 से 4 हफ्तों का उनका रूटीन टाइम हुआ करता था प्री कोविड. अभी वो उस टाइम लाइन पे आ गए हैं. इवन 5-6 दिनों में भी अब प्रोसेस कर देते हैं. बस अनफॉर्चुनेटली यूएस और जो शेनिगन का एक जो है, दोज हु आर सॉर्ट ऑफ assuming us as an Indians are with Russia, we are being pushed into a traumatic situation कि हमारी अपॉइंटमेंट्स अभी भी 2-2 साल यूएस के इस पे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ट्रैवल प्लान्स, because there is an unnecessary expense of around 30,000-35,000 rupees on getting an appointment. लोग या तो मतलब they are giving up on the weddings that are happening in their families in United States. और कुछ लोग लिटरली मेरे पास भी बहुत सारी दफ़ा हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. Is there any emergency that we can? बहुत सारे लोगों की emergencies अप्लाई की थी. और I saw except for one patient who was literally at an accident, उनकी sister को जाना था. तो उन्होंने कहीं से सुना होगा मेरे बारे में, तो I just applied for them, gave them the medical reports. उसकी emergency मैंने अप्रूव होते हुए देखी है. बाकी न्यूमरस इमरजेंसीज मैंने मल्टीपल टाइम्स लोगों के बिहाफ पे अप्लाई करी हैं कि बिजनेस इमरजेंसी है, कुछ इमरजेंसी है, या कोई बीमार है वहाँ पे. नथिंग अनलेस इट्स अ वेरी सिवियर थिंग. आई केप्ट टेलिंग एवरीबडी कि भाई अगर प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं लिख के दे रहा या ट्रंप नहीं लिख के दे रहा, तो देयर इज नो एग्जिस्टेंसी फॉर देम. इट इज एज यूजुअल. आई विल रिक्वेस्ट, आई विल शेयर द रिजल्ट ऑफ दैट इमरजेंसी रिक्वेस्ट. और अक्रॉस यूरोप एज वेल, जिनकी एस्पिरेशंस यूरोप देखना था हनीमून के बाद या शादी के बाद या जो भी उनके XYZ नॉर्मल टूरिज्म था, उनको फिर से असेस करने पड़ते हैं कि हम अब अप्लाई कब करें. 6 महीने की बाद की डेट चल रही है, अभी से अप्लाई करूँगा, कब आएगा वीज़ा. तो वो चैलेंजेस अभी भी हैं हमारे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज.
आई बिलीव ड्यूरिंग कोविड दुबई एक ऐसा देश रहा है, दुबई और मालदीव्स, जिन्होंने एक तो अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग करी, एंड दे वर द बेस्ट countries to manage incoming as well as COVID. उन्होंने लोगों को भी आने दिया, उनको गैजेट्स पहनाए. आई सीन बहुत सारे कस्टमर जो दुबई गए 6 टेस्ट कराने पड़ रहे थे उस बीच में हमारे को. घर से निकलने से पहले 48 घंटे से पहले, फिर 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने से, फिर वहां लैंड करने के बाद, फिर अगले दिन एक और टेस्ट, और फिर वापस आने से पहले. लिटरली इतना टेस्ट करते करते ना नाक इरिटेट हो जाती है दुबई की 6 दिन की ट्रिप में. और expenses unnecessary to the tune of thousands of rupees being spent on this thing, and it actually did not turn out to be कि क्या हो सकता है. But Dubai managed to they've only shut down for 15 days. उनकी वीजा रिजीम चलती रही. उन्होंने इंडिविजुअल कंट्रीज को ब्लॉक किया जब कहीं वेव आ रही थी. अफ्रीका में कहीं सिवियर वेव आ रही थी तो अफ्रीकन ट्रैफिक ही डिस्कनेक्ट करा, बट पूरी बाकी दुनिया को एंटरटेन करते रहे. उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट्स ऐसी चलाई, वहां से क्या क्या नहीं हुआ. मतलब इफ कंट्रीज वांटेड टू डू इट वेल, they kind of did it well. On the contrary, Europe being developed, Western world, 2 साल उन्होंने बिल्कुल ऐसी limitations रखी कि ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है. बिल्कुल. और जो लोग बेचारे गए थे वो इतने परेशान होके ना, literally मतलब they actually faced the worst thing. कि वो वापस ही नहीं आ पाए वो, जब तक उन्होंने लिफ्ट नहीं करी, जब तक फ्लाइटें ऑपरेट नहीं होना शुरू हुई. बेचारे तब तक मतलब लिटरली दे वर ऑन द रोड्स एंड डूइंग व्हाटएवर दे कुड. अब अल्टीमेटली कोई गलती थी नहीं उनकी, कोविड से पहले 2 दिन पहले गए थे. वो 1 साल बाद वापस. सो फॉर एंडिंग दिस एपिसोड आई वुड वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन. कोविड वेंट एंड पोस्ट कोविड ऑन बिजनेस टर्म तो हम बात कर चुके हैं. पर्सनली वैल्यू एड्स ने क्या वैल्यू गेन किया है पोस्ट कोविड इन 3-4 सालों में? As an individual, as I told you, कि ये चीज़ का लेसन तो मिला ही कि anything can happen at any time, and if we choose to work or do better, we can do that. ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करने की ऑप्शंस अपने एम्प्लॉयज़ को देना, उनकी हेल्थ की इंश्योरेंसेस वगैरह देख लेना, उनके टाइमलाइंस को एडजस्ट करना, और मल्टी स्किल रखना ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाए. हमने कोविड के बीच में एक ऐसा कुछ ऑडियो विजुअल सेक्शन का एक मतलब वो किया कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गया था, तो हमने टेक रिव्यू करके एक कंपनी इंट्रोड्यूस करी जो कि स्टूडियोज डिज़ाइन करती है, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स. तो वो चीज़ आज की डेट में भी हम अपने टीम में इनकलकेट करते हैं कि there could be something that can happen any day and you should be prepared for it. You don't have to rely on one thing only. अपनी तरफ से कोशिश मल्टी स्किल करने की करते हैं, but obviously if you are focusing on something you have to give it 100% and assume nothing goes wrong. But otherwise we try and look at everybody's health and options that they have at any given point in time, so that they're ready for anything that happens next. हम खुद एज अ बिजनेस रेडी हैं आज की डेट में. पोस्ट कोविड देयर हैव बीन 2 different difficult situations which is geopolitical in nature. कभी भी कुछ भी मतलब can start a war and you could probably be relying on getting a lot of traffic from Ukraine and you cannot. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी पार्टनर भी हैं बिजनेस में मेरे. अब वो कोविड से पहले करीब 200 बच्चे यूक्रेन भेजते थे MBBS के लिए. आफ्टर क्लोजर वो बड़ी मुश्किल से उस जंग से वापस निकल के आए, और लिटरली जिस बिज़नेस के वो वहाँ पे बादशाह थे एक उस पीरियड में, उन्होंने 5-10 साल में वहाँ पे बिल्ड किया था. उनके बहुत सारे 16-17 कैफ़ेज़ चलते थे इन एडिशन टू डूइंग दिस बिज़नेस. इतना सारा मतलब बिज़नेस था. हाँ, तो वो सारे कैफ़ेज़ बंद करने पड़े. वो जो सारे हॉस्टल्स उन्होंने लीज कर रखे थे, जो बच्चे जाते थे उस उनके हॉस्टल्स में रहते थे. तो अभी लिटरली वही है कि देयर इज़ जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन रखी जाए इन टर्म्स ऑफ योर
countries that you work and do well in. हमारे दुबई में ऑफिस है, हमारे एस्टोनिया में ऑफिस है. So we're just trying to be ready for anything that happens any point in time, business-wise. But ultimately, I leave it to the Almighty. जब उन्होंने कुछ reset करना होगा तो वो एक ही पूरी दुनिया को एक साथ बंद कर सकते हैं. But हाँ, जितना हम ready रह सकते हैं उतना better. So you don't have to leave your visas to Almighty. You can leave it to Value Adds Visas, and 100% trustworthy experience तो ज़रूर मिलेगा, right sir? That's a promise. A reliable mobility partner for generations. Yeah. You know, this tagline was literally thought for a long time, and we want to be that reliable partner to every individual and business for their visa and travel related solutions. So it is always pleasure talking to you, sir. Pleasure is mine. And हम visas के बारे में discussion जारी रखेंगे in the next episode. Till then, take care, like, share, comment. Bye bye.